ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। और कंफर्म करें मेरी साउंड और पिक्चर आप तक क्लियर पहुंच रही है। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल को खत्म किया था। अब हमें पढ़ना है हमारे क्रोमेटोग्राफी के जो मोड होते हैं। आपने सुना होगा नॉर्मल पेज, रिवर्स पेज, ऐसा वर्ड सुना होगा। ठीक है, कोई भी क्रोमेटोग्राफी में ये मोड हमारे हो सकते हैं, रिवर्स पेज और नॉर्मल पेज। तो उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई क्रोमेटोग्राफी में ये रिवर्स पेज और नॉर्मल पेज जो वर्ड किसी भी क्रोमेटोग्राफी में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा देखने को कि भाई रिवर्स पेज क्रोमेटोग्राफी होती है और नॉर्मल पेज क्रोमेटोग्राफी होती है। ये क्या होती है, सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, हाँ लेक्चर 3 है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे से 4 डल गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन का पता है कि लेक्चर 3 ही है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में आपने पढ़ा है कि स्टेशनरी फेज होता है और मोबाइल फेज होता है। ठीक है, ये दो वर्ड हमने समझे, हिसाब स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज होता है। इनका नेचर जो होता है, पोलर या नॉन पोलर, उस आधार पर हमारी क्रोमेटोग्राफी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारा रिवर्स पेज होता है, एक हमारा नॉर्मल पेज होता है। किसी भी क्रोमेटोग्राफी में हो सकता है ये, ऐसा नहीं। इसके लिए एक नॉर्मल सी बात है, रिवर्स पेज नॉर्मल पेज कभी भी पूछे, कोई भी क्रोमेटोग्राफी में आपसे अगर पूछा जाता है तो ये बिल्कुल इजी है, इसको याद करना बहुत सरल है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी है भाई, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ये अपना 5 स्टार वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। ठीक है, उस तरीके से ही आपको याद करना है, क्योंकि देखो एग्जाम में कई बार हम भूल जाते हैं कि भाई हमारा रिवर्स पेज क्या था, नॉर्मल पेज क्या था, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये बताइए, आप लोग नॉर्मली, ये जो मैं लिख रहा हूं उसको देखना, नॉर्मली आप लोग स्टेशन पे जाते हो क्या? स्टेशन देखा होगा, रेलवे स्टेशन आपके घर के आसपास होगा। नॉर्मली स्टेशन पर जाते हो, वहां पे आपको पानी मिल जाता है, मिल जाता है। पोलर वर्ड हो गया ये। ठीक है, पानी का मतलब वाटर मिल गया आपको वहां पे बेटा, ये पोलर है। तो ये नॉर्मल हो गया हमारा। नॉर्मल फेज अगर कोई आपसे पूछेगा, नॉर्मल फेज में स्टेशन से स्टेशनरी फेज हो गया, और वो कैसी होती है? पोलर होती है। एक लाइन आपने याद कर ली बेटा, जब स्टेशनरी फेज पोलर है तो बेटा मोबाइल फेज क्या होगी? नॉन पोलर होगी। सेम रख नहीं सकते वरना दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जब आपको नॉर्मल फेज याद हो गया तो बेटा रिवर्स फेज में उल्टा बोल दो, स्टेशनरी फेज जो रहेगी वो नॉन पोलर रहेगी यहाँ पे, और मोबाइल फेज क्या हो जाएगी भाई? पोलर हो जाएगी। तो एक से याद हो सकता है वैसे ये, अगर आप चाहो तो, और ना चाहो तो बेटा कंफ्यूजन होता है और समझ हमको आता नहीं है, आप लोग ही बोलते हो ये चीज। तो ठीक है ना, बाकी है कुछ नहीं। आपका नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है जो आपकी स्टेशनरी फेज है वो पोलर नेचर की रहेगी, तो मोबाइल फेज नॉन पोलर हो जाएगी। और अगर रिवर्स फेज में जाओगे तो मोबाइल फेज जो होगी वो अपनी पोलर हो जाती है, और स्टेशनरी फेज क्या हो जाती है? नॉन पोलर हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे एलुमिना की स्टेशनरी फेज बना ली आपने, सिलिका की बना ली, कोई भी हाइड्रोकार्बन की बनाओगे, जैसे एल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक और फिनाइल, कोई भी कार्बन चेन लगाओगे तो बेटा ये नॉन पोलर होते हैं। तो ये आपका रिवर्स फेज में चला जाएगा, और ये हमारा किस में आ जाएगा? नॉर्मल फेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको आराम से याद किया जा सकता है। रीजन समझा दीजिए। ठीक है, ओके। रेजिन बेटा कुछ नहीं होता, रेजिन फेजन के चक्कर में मत पड़ो। रेजिन है जमीन, जमीन पे बनी है हॉस्पिटल। ठीक है, जब आप आयन एक्सचेंज डिटेल में पढ़ोगे तो रेजिन के एग्जाम्पल भी आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है, तो बताइए भाई, याद हो जाएगा सबको? ठीक है, जो अभी पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो, बाकी एक्स्ट्रा चीजें मत पूछो। जो सबसे जरूरी चीज है क्रोमेटोग्राफी की, ये सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, आपका रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज। तो बन जाएगा सभी बच्चों पे। ठीक है, आते ही पढ़ा देते हो, क्यों हो सर? हाँ कोई बात नहीं बेटा, आते ही पढ़ा देते हैं यार, क्या करें यार, जल्दी आ गए थे थोड़ा सा आज तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, यही बताया भैया। हम तुम्हें स्टेशन ले गए, नॉर्मली अपन कहाँ गए? स्टेशन पे गए, स्टेशन पे हमको पानी मिल गया। तो ट्रिक से याद रखना, नॉर्मल फेज जो होती है उसमें स्टेशनरी फेज पोलर होती है। जब स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज नॉन पोलर होगी, ये कहलाती है हमारी नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे मोबाइल फेज पोलर हो जाता है, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इतना मैंने अभी तक बताया, आपको इतना क्लियर हो गया सभी के लिए? ठीक है, रिपीट कर दें? बिल्कुल बेटा, रिपीट कर देते हैं, 1000 बार बता दें आप लोग कहो तो, ये 1000 बार बताते हैं बेटा, क्योंकि भैया बहुत कठिन चीज है ये। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, आपको ये याद रखो भाई, आप नॉर्मली कहाँ जाते हो? ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉर्मली अपन लोग स्टेशन पर गए, स्टेशन में बेटा पानी तो मिल ही जाएगा आपको। इतनी सी बात याद रखो मेरी, पानी मतलब होता है पोलर, इतना लिख लिया। अब ये है आपका नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशन है, स्टेशनरी फेज कैसी होती है बेटा? पोलर होती है। तो मोबाइल फेज क्या होगी? इसकी अपोजिट रहती है, नॉन पोलर हो गई। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। ठीक है, अब इसका उल्टा यहां लिख दो बेटा, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में आपका मोबाइल फेज जो होगा वो पोलर होगा, और जो स्टेशनरी फेज होगी वो नॉन पोलर होगी। ठीक है, ये मैंने इतना आपको बताया। ठीक है, तो हो गया ओके कि नहीं हुआ?
कि भैया अभी भी पेंडिंग पर डला हुआ है, बताओ मेरे भाई लोगों, याद कर लोगे ये चीज कि नहीं कर पाओगे? नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज के एग्जाम्पल बता दें। ऑल क्रोमेटोग्राफी, दुनिया में जितनी क्रोमेटोग्राफी होती है सब में मोबाइल फेज होती है बेटा, और सब में स्टेशनरी फेज होती है, सबके अंतर्गत ये आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्रोमेटोग्राफी में ये हो सकते हैं। उनके चलाने के तरीके, तुम्हारी गाड़ी है, अगर ये बताओ, जैसे तुम पूछ रहे हो सर एग्जाम्पल बता दो, भैया दुनिया की कोई भी फोर व्हीलर हो उसमें रिवर्स गियर होता है और आगे वाले गियर होते हैं, ऐसे ये है दुनिया की कोई भी क्रोमेटोग्राफी होगी उसके ये दो मोड हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से आप लोग कौन सा यूज करोगे ज्यादा, नॉर्मल या रिवर्स पेज? बताओ, जैसे आप क्रोमेटोग्राफी लगाने वाले हो, कौन से वाले मोड को प्रेफर करोगे, नॉर्मल पेज को लोगे या रिवर्स पेज को लोगे, किसको लोगे? बताइए, कौन से वाले पेज को अपन लोग यूज करेंगे? जैसे मान लो अपन को क्रोमेटोग्राफी चलानी है, ठीक है, तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी अपन यूज करना चाहिए अपन को, नॉर्मल पेज या रिवर्स पेज? कौन सी वाली लोगे? कौन सी क्रोमेटोग्राफी को ज्यादा प्रेफर करेंगे? देखो, नॉर्मल पेज अपन करेंगे तो अपन हो जाएंगे बर्बाद, अपना घर बिक जाएगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि भैया हमें चाहिए ये मोबाइल पेज नॉन पोलर, ये बहुत कॉस्टली पड़ेगी ना भैया आपको, कहां से लाओगे, बह जाती है मोबाइल पेज, कहां से लाएंगे? ठीक है, तो नॉर्मल पेज थोड़ा सा कम यूज होता है, क्योंकि यहाँ मोबाइल पेज नॉन पोलर लगना। यहाँ देखो भैया, अपना पानी, जमीन है, पानी की कोई कमी है नहीं, तो ये अवेलेबिलिटी अच्छी है इसकी, तो इसलिए हम इस रिवर्स पेज को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा रीजन है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, तुम लोग आंसर दे पाओगे कि यही बोलोगे सर हमें नहीं आया समझ में? अगर मैं पूछूं आपके कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, यहाँ पे फर्स्ट कौन आएगा आपको बताना है, फर्स्ट कौन आएगा? पोलर कंपाउंड सबसे पहले बाहर निकल के आएगा कि नॉन पोलर सबसे पहले निकल के आएगा? ये आप लोगों को बताना पड़ेगा बेटा, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। यहाँ पे बताओ पहले कौन बाहर आएगा, पोलर आएगा बाहर की नॉन पोलर आएगा? एग्जामिनर पूछता है यार ये, और बच्चा बताता नहीं है। बताओ, इस वाली क्रोमेटोग्राफी में पहले कौन बाहर आएगा, पोलर वाला बाहर आएगा कि नॉन पोलर वाला बाहर आएगा? बताइए भाई, पहले कौन आएगा बाहर? अरे फोर लिख गया है बेटा, थोड़े देखिए, बताओ पहली वाली की। देखो, मैं नहीं जानता बेटा कौन बाहर आएगा कौन नहीं आएगा, मैं इतना जानता हूं जो मोबाइल पे जब वो अपने संग पकड़ के ले जाएगी इसको, तुम नॉन पोलर होना, चलो भैया मेरे साथ, तो ये फर्स्ट आ जाएगा, इसमें नॉन पोलर फर्स्ट आएगा, क्योंकि मोबाइल पेज बाहर निकल रही ना भाई, और जो पोलर रहेगा वो स्टेशनरी पेज से दोस्ती कर लेगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो जो मोबाइल पेज के जैसा रहेगा ना वो पहले आ जाएगा भाई। इसमें देखो मोबाइल पेज पोलर है, तो यहाँ पे पोलर पहले निकल के आ जाएगा, इसमें नॉन पोलर निकल के आएगा। यही तो एग्जामिनर पूछता रहता है, और फिर हमें बनता नहीं है भाई। ठीक है, हम उसको कहते हैं साहब हमने याद ही नहीं किया, जबकि वो तुमसे ये पूछ रहा है कि भाई मोबाइल पेज तुम्हारी पोलर है तो जो पोलर कंपाउंड रहेगा वो आएगा बाहर भाई। ठीक है, और अगर मोबाइल पेज नॉन पोलर तो नॉन पोलर बाहर आएगा, सीधी सी कहानी है। जो मोबाइल पेज जैसा है वैसे, और बाद में कौन आएगा, रुकेगा कौन? भैया स्टेशनरी पेज से दोस्ती कर लोगे तो रुकोगे ना, तुम वहीं रहोगे, बाद में निकलोगे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो सभी पे बन जाएगा बेटा हमारा मोबाइल पेज और रिवर्स पे, ये जो नॉर्मल पेज रिवर्स पेज हर क्रोमेटोग्राफी में मिल सकता है। जैसे हर गाड़ी में रिवर्स गियर होता है और आगे का गियर होता है, ऐसे ही हमारी क्रोमेटोग्राफी के दो गियर है। ठीक है, तो ये एलुमिना हो गया हमारा, ठीक है, और सिलिका। ये एग्जाम्पल चाहो तो याद कर लो, मैं तो नहीं करता इनको याद, पता क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं नॉन पोलर पहचान जाता हूं भाई, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, एलिफेटिक हो, फिनाइल हो, कार्बन की चेन हो, ये सब नॉन पोलर में चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारे मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सभी पे बन जाएंगे बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी क्रोमेटोग्राफी का। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे बेटा। पर स्टेशनरी फेज पर तो वाटर है वो जल्दी आएगा, स्टेशनरी फेज पे कहाँ वाटर है बेटा? अरे सीधी सी है भाई, अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता, सीधा है, जो जैसा रहेगा वैसा तुमको फल मिलेगा। ठीक है, आप अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपका क्वेश्चन, ये कौन कौन बच्चा याद करेगा इसको बताओ, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसको याद करेंगे? पहले तो ये बताओ आप लोग। मेरी आपको सलाह है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी याद व्याद नहीं करना, फालतू में परेशान मत होना। जैसे लिखा है कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अब एडजॉर्प्शन लिखा है तो दुनिया का अटल सत्य है कि सॉलिड स्टेशनरी फेज होगी, देखो यही लिखा। ये अपन को याद ही नहीं करना बेटा, लिक्विड मोबाइल फेज होती है, इसको याद करना ही नहीं है तुमको भाई। गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस है, बाकी जगह तो सब जगह लिक्विड है, तो वो तो याद करना ही नहीं है। अब लिखा है कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, अब पार्टीशन लिख गया बेटा तो स्टेशनरी फेज यहाँ पे क्या हो गई, लिक्विड। इसलिए तो एक दो दिन से तुमको वो पढ़ा रहे थे हम कि भैया समझ लो इस चीज को। अब आया पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपका जो रहता है, पेपर हमारा सपोर्ट का काम करता है, पेपर एक सपोर्ट का काम करता है और उसके ऊपर लिक्विड का लेयर बन जाता है। तो मेनली जो अपनी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमारी स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है। ठीक है, और सॉलिड रेयर है वो हमारा, और टीएलसी में हमारा एडजॉर्मेंट मटेरियल कांच की प्लेट पे लेते हैं अपन, तो यहाँ पे सॉलिड स्टेशनरी फेज होती है, मेनली यहाँ पे सॉलिड होती है, रेयरली कभी लिक्विड की लेयर आ सकती है, जो रेयर है, ये रेयर केसेस है। ठीक है, अगर पार्टीशन है तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पर
पेपर क्रोमेटोग्राफी में आएगा, एडजॉर्प्शन टीएलसी में आ जाएगा। अब किसी ने कहा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में बताओ, तो कहना गैस मोबाइल फेज है, लिक्विड स्टेशनरी फेज होगी। गैस सॉलिड में बताओ, आयन एक्सचेंज में बताओ, तो आयन एक्सचेंज में सॉलिड हमारी स्टेशनरी फेज रहेगी, लिक्विड हमारी मोबाइल फेज। जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पे विस्कस हमारा जेल फिल रहेगा, ठीक है। तो ये बेटा कौन कौन बच्चा जो है इसको याद करेगा। मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी लिखने दीजिए प्लीज, बिल्कुल, ठीक है, बताइए। लिखना है बेटा, इसको भी लिखना, लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये चीज, और यही आते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस आपको, लिख लो इसको आराम से। बहुत बड़ा पॉइंट है बेटा, इतना बड़ा है कि लिखते लिखते हम तो थक जाए। हम तो कहते हैं बेटा स्टेशन चले जाओ और पानी पी के आ जाओ, बस हो गया आपका काम खत्म वहीं पर, ठीक है। तो इतना आपको इसको ध्यान से लिख लेना है। अब इसको भी लिख लो एक बार, लेकिन बेटा याद मत करना इसको, ठीक है। कोई बच्चा याद नहीं करना बेटा, क्योंकि याद करोगे तो भूल जाओगे। अपन को याद करना ही नहीं है भाई। लिखा है कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। किसी ने कहा इसका प्रिंसिपल बता दो, कहना भैया एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल होगा, सॉलिड स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे लिक्विड स्टेशनरी फेज है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर अपना सपोर्ट का काम करता है, उस पर लिक्विड की लेयर रहती है, वो स्टेशनरी फेज का मेनली काम करती है। टीएलसी में ग्लास प्लेट पर एडजॉर्मेंट मटेरियल होता है, सॉलिड स्टेशनरी फेज होती है। आपका गैस लिक्विड में लिक्विड स्टेशनरी फेज है, गैस सॉलिड में सॉलिड स्टेशनरी फेज है, आयन एक्सचेंज में सॉलिड है, और साइज एक्सप्लेन क्रोमेटोग्राफी में अपनी विस्कस जेल हो सकती है, पॉलीमेरिक मैट्रिक्स। तो ये आपको याद कर लेना है भाई। अपन ने जो 2 दिन पहले पढ़ा ना, उसका फायदा ये है कि अगर तुम्हें वो समझ आ गया होगा ना, तो यहाँ तुम प्रिंसिपल भी बता दोगे और दोनों की स्टेट बता दोगे, ठीक है। बताइए, लिख बता दोगे स्टेट। इसके पीछे बेटा लिख नहीं पा रहे तुम यार, 2 लाइन नहीं लिख पा रहे तुम। एनपी लिख लो, वहां आरपी लिख लो, यहाँ एमपी लिख लो, यहाँ नॉन पोलर लिख लो, यहाँ एसपी लिख दो, पोलर लिख दो। ये एलुमिना सिलिका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस मत करना भैया, मैं मना कर रहा हूं, मत करना बेटा एग्जाम्पल याद। रिवर्स फेज में कोई भी ऑर्गेनिक चेन रहेगी वो उसमें चली जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल पर क्वेश्चन नहीं बनता है, मोड पर पूछते हैं, बच्चा एग्जाम्पल को दिल दे बैठता है और ये भूल जाता है। तो आपको तो बेटा केवल मोड याद रखिए, एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे तुमको, इतने मिलेंगे कि तुम याद ना कर पाओ, ठीक है। वो तो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है टाइप का स्लाइड, देखो इसको लिख लो बस, याद मत करना। एक बच्चा बोल रहा है आपने कहा था फर्स्ट क्लास में स्टेशनरी फेज का कभी सॉलिड नहीं हो सकता। बेटा मैंने ये तो कहा ही नहीं होगा, मैंने ये कहा होगा, तुमने सुना सही नहीं होगा। मैंने ये कहा होगा मोबाइल फेज सॉलिड नहीं हो सकती भाई, मैंने ये कहा होगा यार, कुछ भी बोलोगे यार, ऐसा थोड़ी होता है। आप मेरे को मेरे ज्ञान दे दोगे तो क्या मजा आएगा। मैंने ये बोला होगा कि मोबाइल फेज सॉलिड नहीं होती है भाई, स्टेशनरी फेज तो सॉलिड होती है। पढ़ी रहे अपन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, बहुत हार्ड जा रहा है बेटा। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना क्रोमेटोग्राफी और तुमको कठिन लग रहा है ना बेटा, तो तुम किताब से पढ़ो, ठीक है। तुम बुक से पढ़िए बेटा, तुम्हें याद आ जाएगी तुम्हारे क्रोमेटोग्राफी कितना अच्छा है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी अगर मैं बोलूँ ना, खत्म हो चुका आपका क्रोमेटोग्राफी जो एग्जाम में आता है, उस अकॉर्डिंग प्रिंसिपल आपको 4 याद हो गए, ठीक है। उनको आप यहाँ अप्लाई कर दो बेटा, प्रिंसिपल आप पे बनेंगे। रिवर्स पेज नॉर्मल पेज आपने देख लिया, बस इतने में क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो जाता है। यही तो है क्रोमेटोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि भाई एनालिसिस कठिन सब्जेक्ट है। एनालिसिस भैया बहुत सरल है, आप देखो ना एनालिसिस कितना सरल है। आप देखिए, आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर बेटा दुनिया के टीचर मिलेंगे तुम्हें, एनालिसिस का वीडियो नहीं मिलने वाला। कोई बड़ी बड़ी कोचिंग जो है, ठीक है, आपको टाइट्रेशन के वीडियो डालेंगे, कभी कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बताएगा, समझ रहे हो। क्योंकि भाई ये टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको इजी वे में पढ़ना पड़ता है। क्रोमेटोग्राफी को पढ़ने का जो तरीका जब हम पढ़ते थे तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था, ऐसा आपको बुक में नहीं दिया। मैंने क्या किया था, सबसे पहले भाई प्रिंसिपल पढ़ लिए, फिर मैंने टाइप को पढ़ा, और टाइप को मैंने जब देखा तो मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं है बेटा, ये नाम में ही छुपा रहता है उसका टाइप। यहाँ एडजॉर्प्शन लिखा है मतलब सॉलिड स्टेशनरी फेज हो गई, प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन हो गया। यहाँ कॉलम पार्टीशन लिखा हुआ है मतलब हमारी स्टेशनरी फेज लिक्विड हो गई, प्रिंसिपल पार्टीशन हो गया। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, पेपर में जो पेपर होता है उस पर लिक्विड का लेयर आता है। अगर आपको मेरा भरोसा ना हो तो आज अपने घर में एक पेपर उठाना, पानी में डुबा देना, तो उस पर कैपिलरी फोर्स से लिक्विड की लेयर बन जाती है। फिर अपन उस पर मोबाइल पेज रन कराते हैं तो लिक्विड लिक्विड हो जाता है, मेन प्रिंसिपल पार्टीशन हो जाता है। टीएलसी है, ग्लास की एक प्लेट है बेटा, और उसमें अपन ने एडजॉर्बेंट की लेयर लगा ली तो वहां पे सॉलिड हो जाती है, मेनली एडजॉर्प्शन इसका प्रिंसिपल होता है। गैस है हमारा मोबाइल फेज है, लिक्विड अपना स्टेशनरी फेज हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। गैस है, प्रिंसिपल यहाँ पे लिक्विड लिक्विड में पार्टीशन हो गया, यहाँ पे अपना एडजॉर्प्शन हो गया। ये आयन एक्सचेंज आपको बताई था भैया। ये जेल है, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देता है। अब बताओ इसमें बेटा क्या तुमको टफ लग रहा है और तुमको क्या याद करना है, बताओ क्या है इसमें समस्या, बताइए। इतना सरल टॉपिक है ये, ठीक है, बताइए इतना सरल है, ठीक है। मतलब क्रोमेटोग्राफी जो है ना, मुझे सबसे सरल टॉपिक लगता है। बस अगर तुमने पता क्रोमेटोग्राफी में बस तुम्हारा पता क्या रह गया है एग्जाम के लिए, देखो आपने प्रिंसिपल पढ़ लिए क्रोमेटोग्राफी के, आप उसका वो जानने लगे रिवर्स फेज नॉर्मल फेज। अब आपको थोड़ा सा कॉलम के टाइप पढ़ लेना है और कुछ क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर जैसे एचपीएलसी का डिटेक्टर, अपने गैस क्रोमेटोग्राफी का डिटेक्टर, इतना पढ़ लो भाई, क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो जाता है,
ठीक है, तो ये बना लिया सभी लोगों ने कि नहीं बनाया भाई? अभी भी आपको इसमें कोई समस्या है, किसी को बताओ, इसको देख के बोल सकते हो आप। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये वाला कौन कौन सा बच्चा है जो याद करेगा इसको? इसको भी तुम्हें याद नहीं करना, आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं बताता हूं क्यों नहीं करना। यहाँ लिखा है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, मतलब यहाँ का प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन है। अब एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल कब होगा बेटा? जब स्टेशनरी फेज तुम्हारी सॉलिड होगी, ये तुम अच्छे से जानते हो। मोबाइल फेज तुम्हारी यहाँ पे लिक्विड है, ये अपन जानते हैं, या गैस हो सकती है। तो देखो, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन। ये लिक्विड आपका सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन हो गया। एचपीएलसी, बच्चा एचपीएलसी बोलता है। अगर मैं बोलूं एचपीएलसी जो है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? एचपीएलसी कोई भी मोड में चल सकता है। वो आपका स्टेशनरी फेज अगर लोगे यहाँ पे सॉलिड, तो प्रिंसिपल क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। टीएलसी का प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन होता है। कल को किसी ने पूछा पार्टीशन कब होगा, तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, एचपीएलसी। एचपीएलसी में अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज आपने लिक्विड ली हुई है, इसलिए प्रिंसिपल इसमें आ गया। एचपीएलसी कोई भी प्रिंसिपल से चल सकती है, समझ गए? आयन एक्सचेंज है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी भी चल सकती है आयन एक्सचेंज में। एफिनिटी में डीएनए आरएनए हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी हो गया, वो एफिनिटी हो गए। परमीशन में साइज के अकॉर्डिंग चलता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है। तो ये हमारे क्रोमेटोग्राफी के पॉसिबिलिटीज है, प्रिंसिपल हैं। और इन प्रिंसिपल पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, अपन को प्रिंसिपल पूछते रहते हैं, तो प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, यहां पर एक बात करूंगा मैं, आप लोग बताना क्या है इसका मतलब। ठीक है, एक कॉमन सेंस है, वो पूछ रहा हूं बस आपसे। जैसे किसी ने अपन से कहा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताओ, तुम बता पाओगे क्या बेटा? मैं मना कर दूंगा, मैं कहूंगा भैया मैं नहीं बता सकता। वो बोलेगा क्यों नहीं बता सकते साहब आप? कहूंगा भैया देखो, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हमको ये बता रही है बस कि जो लिक्विड है वो अपना मोबाइल फेज है, ये हमें बता रही है। अब इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है? तो हम बोलेंगे साहब देखो, तुम स्टेशनरी फेज अगर यहाँ पे सॉलिड लोगे तो प्रिंसिपल आपका एडजॉर्प्शन हो जाएगा। स्टेशनरी फेज भाई आप लिक्विड लेंगे तो प्रिंसिपल क्या होगा? पार्टीशन हो जाएगा। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक कॉमन सा टर्म है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर तुम क्लियर लिख दो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो मैं बता सकता हूं प्रिंसिपल। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में और एचपीएलसी में क्या डिफरेंस है, आप लोग बताओ बेटा क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एलसी लिक्विड अपनी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, उसमें कॉलम लगा हुआ है। अब इस कॉलम में जो तुम भरोगे वो तुम पाओगे। यहां पे अंतर क्या है? एलसी और एचपीएलसी में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? बताइए। कुछ अंतर नहीं है बेटा। ये जो है हमारा जो गाड़ी चल रही है, ये बाइसिकल चल रही है, हमारी साइकिल चला रहे हैं हम, और यहाँ पे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इतना अंतर है, और अंतर कुछ नहीं है इसमें। जो इसका प्रिंसिपल होगा भाई वही स्टेशनरी फेज पे डिपेंड करेगा। ऐसे इसका स्टेशन, बस अंतर इतना है कि ये लो प्रेशर में चलता है। यहाँ मोबाइल फेज जो जाता है, जैसे हमारे घर में पानी की टंकी से पानी नीचे आता है, कैसे आता है बताओ? अपने यहाँ ऊपर छत पे स्टोरेज रहता है, नीचे आता है। क्यों आता है बता सकता है कोई बच्चा? ठीक है, और अगर हम वॉशिंग कराने जाते हैं सर्विस सेंटर पे, तो प्रेशर से वॉश होती है हमारी कार, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे बस हाई प्रेशर रहता है। मोबाइल पेज यहाँ पे प्रेशर से चलती है, और यहाँ मोबाइल पेज ग्रेविटी से चलती है। बस इतना सा अंतर है भाई। अगर आपको कोई अंतर नहीं है, एचपीएलसी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है शेर कि उससे तुम डर जाओ। एचपीएलसी कुछ नहीं है, वो लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही है। बस आपका यहाँ पर ये जो चलता है, यहाँ पे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मोबाइल पेज रन करती है, और वहां पे हम पंप लगा देते हैं। जैसे सर्विस सेंटर में आप जाते हो कि घर पे गाड़ी वॉश करोगे तो उतना प्रेशर नहीं आता हमारे यहाँ, लेकिन वहां वॉश कराते हैं भाई, उनकी हाई प्रेशर मशीन होती है, अच्छा रिजल्ट देती है। तो ऐसी इसकी कहानी है अपने एचपीएलसी की। और कोई इसका प्रिंसिपल पूछेगा ना, तो कहना भैया देखो, प्रिंसिपल की जो कहानी है वो एसपी पे डिपेंड करता है, आपने क्या भरा है उसमें। इतना ये बेसिक सी चीज है हमारे क्रोमेटोग्राफी की भाई, कि एलसी तो लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। अब उसमें तुम क्या लेने वाले हो उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे एचपीएलसी है, प्रिंसिपल सबके सेम रहते हैं, वो डिपेंड करेंगे स्टेशनरी पेज पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कहीं। ये आपको याद, अब इसको लिख लो, आप लोग बना लीजिए। देखो एचपीएलसी यहाँ पे भी बैठा हुआ है, एचपीएलसी यहाँ भी, एचपीएलसी यहाँ भी बैठा हुआ है। बस इतना हो गया कि भाई अब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है मोबाइल फेज पे, वो हाई पंप लगा दिया, हाई प्रेशर से जा रहा है, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये एचपीएलसी है हमारी, उसको बोलते भी अपन हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट हमें बेटर मिल जाते हैं। बस ये है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन कैसे होगा बेटा? लिक्विड बोला तुमने और कॉलम बोला, तो जो तुम बोल रहे हो लिक्विड कॉलम, अब बताओ तुम्हें स्टेशनरी फेज कैसे पता चल रहा कि स्टेशनरी फेज क्या होगा? बताइए भाई। आपका यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बता दो, तो उससे पूछना कि सर आप लिक्विड बोल रहे हो, मतलब मोबाइल पेज आपका लिक्विड हो गया। आपने कॉलम बोल दिया, मतलब आपके पास सर कॉलम है, लेकिन आपने स्टेशनरी फेज का तो नाम ही नहीं लिया सर। तो स्टेशनरी फेज तो बताओ, तब मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा भाई, सीधी सी कहानी है। अब जैसे यहां लिखा है, ये पूरा नाम लिखा है, देखो गैस लिक्विड लिखा है, पूरा लिखा है कि नहीं लिखा?
अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है वो स्टेशनरी फेज का बिहेव कर रहा है। ये देखो लिक्विड और लिक्विड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे पूरा नाम क्या होगा, लिक्विड आपका सॉलिड कॉलम क्रोमेटोग्राफी नाम है पूरा उसका, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है ना, आपको हमेशा किस पर डिपेंड करता है, स्टेशनरी फेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ गए? फिर से रिपीट कर दे बेटा, देखो रिपीट कुछ नहीं है, चार प्रिंसिपल तुम पढ़ के आए थे, तुमको कल पढ़ाए। अब प्रिंसिपल तुम्हें पता है कैसे बनता है हमारा, जब सॉलिड और लिक्विड की लड़ाई होती है तो एडजॉर्प्शन बनता है। यहाँ सॉलिड लिक्विड मिलेंगे, लिक्विड लिक्विड मिलेगा तो पार्टीशन हो जाएगा। आयन एक्सचेंज अपन ने देखा था भाई, कोई आयन फाइन है हमारे तो आयन एक्सचेंज आ जाएगा। परमिशन में साइज के अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है। तो अगर कोई पूछे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताओ हमको, तो अपन बोलेंगे एडजॉर्प्शन है। आपका लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, आप तो यहाँ पे सॉलिड लिख लेना, ठीक है। उसका प्रिंसिपल क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। एचपीएलसी है, किसी भी मोड में जाएगा। इसको अगर अपन यहाँ एडजॉर्प्शन मोड में डाल रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका, सॉलिड स्टेशनरी फेज होगी। टीएलसी है, अपन यहाँ पे सॉलिड स्टेशनरी फेज लेते हैं, प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन होता है। पार्टीशन है, हमारा गैस लिक्विड है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इन सब में प्रिंसिपल पार्टीशन देखने को मिलेगा। आपको याद नहीं करना है एचपीएलसी में, यहाँ पे अगर एचपीएलसी लिखा है तो लिक्विड अपना यहाँ पर क्या है, फिर स्टेशनरी फेज है, इसलिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है। देखो मैं आपको क्वेश्चन भी करा देता हूं बेटा, तुम लोग क्या है जबरदस्ती, ठीक है। हाँ ये देखो, आदमी क्या होता है, अपने आप को ये समझता है कि हम करें क्या। भाई आप कुछ मत करो बेटा, एग्जामिनर को तुम्हारी याद आती है, वो प्रिंसिपल पूछा उसने, देखो आपसे क्वेश्चन आया, देखो तुम्हारी समस्या में खत्म कर देता। तुम यही सोच रहे ना, हमको कोई पूछेगा गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताओ, हमको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताओ, हमको एचपीएलसी का प्रिंसिपल बताओ। अगर ऐसा वो पूछेगा ना, मान लो उसने ए ऑप्शन में तुमको एडजॉर्प्शन दिया, बी ऑप्शन में मान लो पार्टीशन दे दिया, ठीक है, बी ऑप्शन में पार्टीशन दिया, और सी ऑप्शन में उसने आपको कहा बोथ, और डी ऑप्शन में कहा आपसे नन, तो बताइए भाई आप लोग क्या आंसर लगाओगे। क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मान लो इसको ही क्वेश्चन दिया, उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ पे एडजॉर्प्शन लिख दिया, बी में आपको पार्टीशन लिख दिया, ठीक है, और सी में आपको आयन एक्सचेंज लिख दिया, ठीक है, और डी में आपको लिख दिया साइज एक्सक्लूजन, फिर भी तुम्हें आंसर लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब हमें भाई मजबूरी है कि हम करेंगे क्या, बताइए। अब यहाँ पे समस्या खड़ी है भाई, इसका तो सॉल्यूशन है कि एक कॉमन लिखा था गैस क्रोमेटोग्राफी, तो हमने बोथ लगा दिया, हम फ्री हो गए, हमने जो पढ़ा था वो हमें मिला। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन्होंने इस क्वेश्चन में कहीं स्टेशनरी पेज का जिक्र किया नहीं है, अगर लिख देते क्लियर के स्टेशनरी पेज सॉलिड है तो हम लोग एडजॉर्प्शन लगा देते। अब लिखा ही नहीं है स्टेशनरी पेज, हम क्या आंसर लगाएंगे, बताओ क्या लगाओगे आंसर पे सेकंड वाले का, बताओ। देखो 99% तो मैं कहता हूं ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑप्शन सही है। ऐसा ऑप्शन आएगा ना जब, और स्टेशनरी पेज का मेंशन नहीं रहेगा, तो 99% हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसका कोई दिक्कत नहीं, आपका गैस बस लिखा है, लिक्विड बस लिखा है, एचपीएलसी बस लिखा है, तो स्टेशनरी पेज का इन्होंने कोई किया ही नहीं है, हमसे बोला ही नहीं है कि स्टेशनरी पेज क्या है। हाँ अगर आप हमसे गैस सॉलिड का पूछोगे तो बेटा हम सीना ठोक के कहेंगे कि प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन है। आप गैस लिक्विड का पूछोगे, हम प्रिंसिपल पार्टीशन बोलेंगे। आप एचपीएलसी बोलोगे हमको और बोलोगे आपकी लिक्विड स्टेशनरी पेज है, तो हम पार्टीशन बोलेंगे। आप एचपीएलसी बोलोगे, अगर बोलोगे सॉलिड स्टेशनरी पेज है, तो हम एडजॉर्प्शन बोल देंगे। हमें इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें अगर मान लो कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया, लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताओ, एचपीएलसी का बताओ या गैस का बताओ, तो फिर हम क्या आंसर लगाएंगे, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है आपको वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, देखो इतने दिन हो गए बेटा तुम्हें पढ़ते पढ़ते, कुछ बच्चों के बिल्कुल मैं ऑप्शन वो देखता हूँ ना कमेंट, तो मुझे दुख होता है यार कि तुम बेटा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तुम कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज्यादा प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन आता है, वो प्रिंसिपल सबसे सरल चीज अगर तुमने समझ लिया। अब इसमें हम कैसे बता दें बेटा, प्रिंसिपल बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें मोबाइल फीस बस दी गई है, स्टेशनरी फीस का आता पता नहीं, हम कैसे बताएंगे। तो ऐसे में हमने लगा दिया वो, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होगा, गैस लिक्विड का प्रिंसिपल पार्टीशन कैसे होगा, बिल्कुल बेटा देखो गैस यहाँ पे मोबाइल फेज हो जाती है, ठीक है, ये हो गई, और यहाँ पे लिक्विड अपना क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज है, तो प्रिंसिपल पार्टीशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा बताओ। भाई गैस भी तो हमारा फ्लूइड है, और फ्लूइड और फ्लूइड इंटरेक्ट करेगा तो पार्टीशन ही तो होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं अब मान लो 99% ये क्वेश्चन कैंसिल होगा, 1% नहीं हुआ मान लो कैंसिल, तो फिर क्या लगाओगे आप लोग आंसर बताओ। मान लो 1% नहीं हो रहा कैंसिल, एग्जामिनर भैया अड़ गया, बोलेगा नहीं तुम आंसर लगाओ, मैं नहीं मानता, तुम चार में से लगाओ, क्या लगाओगे। पता है 99% ये क्वेश्चन कैंसिल होगा, मान लो उसने नहीं किया कैंसिल, बोलेगा तुम्हें सबसे कॉमन वाला लगाना था, फिर क्या करोगे, फिर कौन सा आंसर लगाओगे बताओ, फिर कौन सा लगाओगे बताइए। फिर पता है हम कौन सा लगाएंगे मालूम है, हमारा पर्सनल व्यू रहेगा, मैं पार्टीशन लगाऊंगा, ये आंसर है, और ये करेक्ट भी होगा। अगर वो अड़ गया ना कि हम चेंज नहीं करेंगे तो हमें फिर पार्टीशन लगा देंगे, हम क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे बेटा पार्टीशन। अगर वो अड़ गया नहीं हम नहीं मानते, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है भैया,
आप बताओ मेरे को, तो फिर हम पार्टीशन पे चले जाएंगे। वैसे 99% चांसेस है कि क्वेश्चन कैंसिल होगा, लेकिन नहीं हुआ तो भैया नहीं बड़े नंबर तो क्या कर लेंगे हम भाई, तो हम काय को अपने नंबरों का रिस्क ले, हम पार्टीशन पे जाएंगे। कहां जाएंगे? पार्टीशन पे जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी जो क्रोमेटोग्राफी में प्रिंसिपल यूज होता है वो पार्टीशन वाला ही प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, इसलिए भाई, ठीक है। बाकी और तो फिर वैसे तो है नहीं कोई सही आंसर, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे प्रिंसिपल पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आपको यही आना है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये लिख लिया सब लोगों ने, तो आगे बढ़ जाए। अब एक वर्ड होता है बेटा, बच्चे कहते हैं साहब हाइपोनेटेड टेक्निक हमें पढ़ा दीजिए आप, ठीक है। हाइपोनेटेड टेक्निक क्या होता है? देखो, एक के साथ एक फ्री चलता है। क्रोमेटोग्राफी है आपकी, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी साथ में लगा दी। तो जैसे आपने लिखा LCMS लिख दिया, इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है बच्चा? मान लो उसने कहा, आपसे लिखा उन्होंने LCIR लिख दिया, ठीक है, या फिर उसने लिख दिया भाई यहाँ पर आपका GCMS लिख दिया। इनके फुल फॉर्म बता सकता है कोई बच्चा? यार बताओ भाई, इनके फुल फॉर्म बता सकते हो आप लोग? क्या होते हैं भाई? LCMS लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है? LCIR लिखा है, GSMS लिखा है। देखो, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी GCMS, ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इस तरीके से जो मेथड होती है इनबिल्ट हो जाती है हमारी क्रोमेटोग्राफी को स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब इनबिल्ट कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं बेटा हाइफिनेटेड टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफिनेटेड टेक्निक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको अपन? हाइफिनेटेड टेक्निक हम उसको कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे क्या रोल है? कोई बच्चा बता सकता है? भाई पूछ लिया एग्जामिनर ने। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या रोल है, बता सकते हो आप लोग? इनका रोल क्या है भाई? अगर अपन ने दोनों मेथड साथ में लगा दिए, तो इसका रोल क्या है भाई? हाइफिनेटेड टेक्निक में अपन ने क्रोमेटोग्राफी पहले लगाया, पहले क्रोमेटोग्राफी लगाना, पर इसको पलट सकते हो, इसको यहां ले जा सकते हो, इसको यहां ला सकते हो, ऐसा कर सकते हो क्या? भाई ऐसा नहीं कर सकते अपन, पहले क्रोमेटोग्राफी ही होगा, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी ही होगा। इसका रोल बता सकता है कोई भाई? क्या रोल है? ठीक है, बिल्कुल एकदम सरल सा भाई, तुम भूल गए, पहली क्लास में पढ़ाया, क्रोमेटोग्राफी करता है सेपरेशन। अब तुमने किसका सेपरेशन किया बेटा? वो कौन बताएगा? वो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगा कि तुमने इसका सेपरेशन किया है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे डिटेक्टर के जैसे काम करता है, और हमारी क्रोमेटोग्राफी किसका काम करता है? सेपरेशन का काम करता है। ये इनका तरीका, ये सेपरेट करके देगा। अब तुमने क्या सेपरेट किया, इसको प्रूफ करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको किसी ने कहा, बच्चे ने, कि साहब हमको LCMS आपने नहीं पढ़ाया, अब बताइए, मास आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा, LC तुम पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। तो ये हाइफिनेटेड टेक्निक हमारा वर्ड होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा आगे बात करते हैं। अभी तो बहुत कुछ चीजें हम जनरल में इतना क्रोमेटोग्राफी आपका कंप्लीट करा देंगे कि आपको आगे दिक्कत ही नहीं आएगी, पूरा अपना कम, जैसे कुछ क्वेश्चंस करो पहले, तो आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा कि साहब हाँ यार हमें कुछ बन रहा है। पहले क्वेश्चन देखो, आपको लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेपरेशन टेक्निक। ये भी आया है एग्जाम में, मालूम है मुझे, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कई बार, मतलब इतना सरल भी पूछ लेते हैं कि सेपरेशन टेक्निक कौन सी होती है। बताइए, सेपरेशन टेक्निक तो सब हो सकती है, लेकिन कौन सी होती है, ठीक है, बताइए। तो अपन सबको पता है कि भाई हमारी क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइज फॉर द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कौन गलत करेगा? मैं वो उसको देखना चाहता हूं। हमारी क्रोमेटोग्राफी से अपन क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव करते हैं, या दोनों कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हम दोनों तरीके से जा सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, उससे हम क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उससे क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, हम क्वालिटेटिव पे भी जा सकते हैं, और ये तो हर मेथड का रूल होता है बेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, अगला, बॉन्डेड फेज क्रोमेटोग्राफी नॉन है, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा भैया? इसको भी गलत कर दोगे तुम। पढ़ाया मैंने पहली क्लास में, शायद दूसरी में पढ़ाया था। बॉन्डेड फेज क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो होती क्या है? मोबाइल फेज होती है, लिक्विड फेज होती है, या स्टेशनरी फेज होती है? क्या होता है जो हम लिखते हैं ना बॉन्डेड फेज वर्ड यूज करते हैं, वो किसके लिए यूज किया जाता है? बताइए, अच्छे से करना, गलत मत करना। आप तो एक बार सोचना, मैंने आपको बॉन्डेड फेज पढ़ाया, बॉन्डेड फेज होता क्या है ये बताइए, बस इतना बताना है तुमको कि जो हमारा बॉन्डेड फेज है वो क्या होता है, उतना बताना है आपको केवल। अब मैं उसको, देखो कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ बॉन्डेड फेज का मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने बेटा। ये अपना एक सॉलिड सपोर्ट रहता था, ये बॉन्डेड फेज कहलाती थी ना, ये सॉलिड सपोर्ट था, यहाँ पर ये लिक्विड का लेयर होता था, इसको कहते थे अपन लोग बॉन्डेड फेज। अब वो तुमसे पूछ रहा है बॉन्डेड फेज होता क्या है बेटा, वो आपको बताना था। क्रोमेटोग्राफी में हमारा बॉन्डेड फेज का रोल क्या है, बस इतना वो तुमसे पूछा है, और तुम लोगों ने गलत कर दिया। कुछ लोगों ने हो सकता है आंसर जल्दबाजी में गलत किया हो, ठीक है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लिक्विड लगा दिया बेटा, तुम लिक्विड लगा रहे हो मतलब ये बोल रहे हैं, आपने सपोर्ट की बात ही नहीं की। अगर हम बोले हमारी बॉन्डेड फेज जो होती है एक्चुअल में वो बिहेव करती है स्टेशनरी फेज का, ये एक्चुअल में है क्या हमारा? स्टेशनरी फेज है। वो हमें पता है कि इसमें लिक्विड अपना लेयर है, वो हम समझते हैं, लेकिन उन्होंने तो ये पूछा ना कि बॉन्डेड फेज का नाम क्या होगा, तो बॉन्डेड फेज थोड़ी ना लिक्विड फेज अकेला है, वो हमारा क्या है, उसमें सॉलिड सपोर्ट भी है,
ऊपर से लिक्विड भी है भाई, तो आंसर अपना सी होगा भाई, स्टेशनरी फेज का काम करता है। ये बताओ बेटा, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया था आपको, उसी का क्वेश्चन आ गया, जो अभी करा रहा था ना मैं डिस्कशन, वही क्वेश्चन आया है। अब बताओ आंसर क्या लगाओगे, धर्म संकट में फंस गए तुम। अब बताओ, नल लगा दोगे तो वो कहेगा तुमसे एग्जामिनर कि भाई अंधे हो क्या, दो दो प्रिंसिपल तो लिखे थे, एडजॉर्प्शन लिखा था, पार्टीशन लिखा था। भाई आपको आंसर लगाना है, क्वेश्चन कैंसिल भी नहीं होना है, और हमें पता है कि आंसर इसमें दो सही है। अब क्या लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। अब क्या लगाओगे भाई, अब हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन भी हो सकता है और पार्टीशन भी हो सकता है। एडजॉर्प्शन तब होना था जब अपन को सॉलिड स्टेशनरी फेज दी जाती, और एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं सकता। पार्टीशन तब होना था जब हमारी स्टेशनरी फेज क्या होती, लिक्विड होती। लेकिन इनने तो केवल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लिखा है, और इस लिक्विड से तो हम केवल यही जान रहे हैं कि मोबाइल फेज लिक्विड है, ठीक है। स्टेशनरी फेज का हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अब हमें आंसर तो लगाना है भाई, बोथ हमें दिया नहीं गया, अगर यहाँ बोथ दिया होता तो हम लगा के फ्री हो जाते। अब ऐसे केस में फिर हम जाएंगे किस पे, पार्टीशन पे जाओगे आप, ठीक है, समझ गए, पार्टीशन पे चले जाओ। थर्ड क्वेश्चन को रिपीट कर दे बेटा, हम नहीं कर पाएंगे बेटा रिपीट करके, ये डायग्राम तो बनाया था मैंने आपको, ये हमारी सॉलिड सपोर्ट थी बेटा, इसके ऊपर लिक्विड का लेयर था, इसी को कहते थे बॉन्डेड फेज, और ये स्टेशनरी फेज का काम करता था। तो यही तुम्हारा आंसर था, ठीक है। तो इसका आंसर पर अपन को सेकंड लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी टाइप से आते हैं, ज्यादा वो नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये भी गलत कर दोगे। जब मोबाइल फेज कॉलम से बाहर आती है तो उस चीज को क्या कहा जाता है भाई, जब आदमी एक अंडरब्रिज के नीचे जाता है और जब वो बाहर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहते हैं बेटा, ब्रिज से बाहर निकलोगे तो उसको इल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। जो अंदर जाता है वो अपना इल्यूएंट कहलाता है, जो बाहर निकलता है उसको इल्यूएट कहते हैं, प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। जितनी देर वो अंदर रहता है उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। आया इसका आंसर हमारा सी, बिल्कुल सही है। ये बताओ प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताइए। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। पेपर, पी फॉर पेपर और पी फॉर पार्टीशन, ऐसे याद कर लेना जिनको कठिन लगता है। पेपर रहेगा हमारा, उसके ऊपर लिक्विड का लेयर रहेगा। ये लिक्विड यहाँ पे स्टेशनरी फेज है, लिक्विड हमारी मोबाइल फेज है। आपका यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, पार्टीशन होगा। कभी कभार पेपर क्रोमेटोग्राफी में रेयरली एडजॉर्प्शन हो सकता है, ये रेयर है, ठीक है, रेयरली चीज है। पार्टीशन हमारा मेन होता है, ठीक है। पार्टीशन अपना यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, पार्टीशन हमारा आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया ऐसा एग्जाम में, आप क्या करोगे भाई, मैंने ऑप्शंस बदल दिए, इसलिए मैं करा देता हूं कि बच्चों को दिक्कत ना हो भाई, कल को मान लो क्वेश्चन कठिन आ जाए। पहला क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया बेटा, ये वाला था हमारा, हो गया हमारा सॉल्व। पेपर में होता क्या है, 99% केसेस में पार्टीशन प्रिंसिपल रहता है। कई बार कुछ पेपर ऐसे रहते हैं जो सीधा एडॉप्शन शो कर देते हैं, ये 1% केस है, ठीक है। तो बताइए, ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा होता है टीएलसी में। टीएलसी जो होती है मेनली 99% केसेस में एडॉप्शन मोड में चलती है, 1% में वो पार्टीशन में जा सकती है, ठीक है। तो आप बताइए अब आंसर क्या लगाओगे इस वाले में, बताओ। अब ये वाले ऑप्शन हैं आपके सामने, पार्टीशन है, एडॉप्शन है, मेनली अनली कुछ लिखा नहीं है इनने, ये बस पूछा है प्रिंसिपल क्या हो सकता है। हमें पता है पार्टीशन होता है, लेकिन कभी कभार एडॉप्शन भी हो जाता है, तो आंसर क्या जाएगा, फिर अपन लगाएंगे बोथ। दो ऑप्शन सेम है, कहाँ है बेटा दो, ये तो अलग चीज है बेटा, ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, तो बोथ आएगा, इसलिए ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई आप। ये नहीं बनेगा तुम लोगों पे, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसको छोड़ दो अभी, ये अभी नहीं पढ़ाना तुम्हें, एचईटीपी वाला क्वेश्चन बाद में करना, अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया कि थोड़ा आप लोग को भी लगे कि साहब कुछ तो समझ आ रहा है हमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला अभी छोड़ दो, आप अगर बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो कल बन जाएगा, मतलब होल्ड पे डाल दो इसको, ठीक है। ये वाला करो, 10th नंबर का क्वेश्चन, 10th वाला करिए। अब वो पेपर के नाम वगैरह बेटा जब अपन टीएलसी और पेपर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो केवल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं अपन लोग। देखो अगर आप परमिशन क्रोमेटोग्राफी की बात करते हो बेटा, तो ये तो हो नहीं सकता कुछ भी, ठीक है, हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको बाद में पढ़ लेना बेटा, अभी नहीं। नेचर ऑफ द मोबाइल पेज रिवर्स पेज क्रोमेटोग्राफी, ये करो, आज ही पढ़ाया मैंने तुमको, बताओ, आता भी एग्जाम में। रिवर्स पेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल पेज का नेचर आपको बताना है, बताइए भाई जल्दी से, मोबाइल पेज का बताना है, स्टेशनरी पेज का नहीं बताना, जो लिखा है वही आंसर देना है, मन से आंसर नहीं देना। बताइए कौन सा होगा। हाँ, क्वेश्चन 10 का परमिशन ही आएगा। देखो आपसे पहले अपन, देखो मैंने आपको क्या बोला था, स्टेशन पे जाना है पानी मिल जाएगा नॉर्मली, तो ये बस याद रखना, नॉर्मल फेज में स्टेशन, ये मोबाइल फेज क्या हो जाती है, नॉन पोलर हो जाएगी। इसका उल्टा यहाँ लिख दो बेटा, रिवर्स फेज में। तो मोबाइल फेज अपनी क्या हो गई, पोलर हो गई, और स्टेशनरी फेज क्या हो गई बेटा, नॉन पोलर हो गई। ये इसी तरीके से याद करना। एग्जाम में अपन भूल जाते हैं बेटा, एग्जाम हॉल उस जगह का नाम है जहां पे हम 1+1 3 भी कर देंगे, आधी चीजें पढ़ते नहीं है। तो हम तो भाई बहुत डरते थे इस क्वेश्चन से, पता है, तो मैंने उसी दिन इसका सॉल्यूशन ढूंढा कि यार ये बहुत बड़ा सिरदर्द है
कि कल को एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना पोलर नॉन पोलर में, तो हम कैसे याद रखें। तो हमने कहा चलो स्टेशन चलते हैं, वहां नॉर्मली पानी पीते हैं, बस इसी से पूरा सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आप भूल जाओगे एग्जाम में, पता है सब भूल जाते हैं बेटा, कंफ्यूज होने में समय नहीं लगता, इसलिए इसको सीरियसली अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। समझ गए। तो अपन से पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखो ये भी देखा करो, रिवर्स पेज है और मोबाइल पेज पूछा है, तो मोबाइल पेज कैसी होगी, पोलर होगी, हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला भी क्वेश्चन किया नहीं है बेटा 12th वाला आपने, तो उसको अभी होल्ड पे डाल दो, कल करा देंगे इसको, ठीक है। तो ये लगभग हमने बहुत सारे, क्रोमेटोग्राफी में इतना ही करना है, और फिर तुमको पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी के टाइप, और अगर तुम ये जनरल पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारी क्रोमेटोग्राफी आगे की बिल्कुल ईजी रहेगी, आपको समस्या नहीं आएगी। अब जो हमें पढ़ने रह गया है ना, वो रह गया है हमारे क्रोमेटोग्राफी का ग्राफ रह गया है, कुछ क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमको पढ़ना है, तो वो आपको ये पढ़ाएंगे थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी कल की क्लास में। एक प्लेट थ्योरी होती है, एक रेट थ्योरी होती है, तो इसको बता देंगे और तो अपना ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर अपन एक एक क्रोमेटोग्राफी को बिल्कुल आगे से पढ़ने लगेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वाली स्लाइड कौन सी थी बेटा, प्रिंसिपल वाली स्लाइड तो वो डराने के लिए बनाई गई, पहले ही तुमको पढ़ा दिए, ये है प्रिंसिपल वाली स्लाइड, ठीक है। इसको मत करना याद बेटा, मेरी तुमको यही सलाह है, इतना बड़ा डायग्राम देख के तो मैं भी डर जाऊं, ठीक है। मैंने तो आज तक इसको कभी याद करने का सोचा भी नहीं है कि मैं इसको याद करूंगा, क्या जरूरत क्या है इसको याद करने की तुम्हें। अगर तुम्हें स्टेशनरी भेज आते हैं और अपन को इनको याद नहीं करना, केवल एक बार प्रैक्टिस के लिए बना लो, कॉलेज भी जाना है। बिल्कुल बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है हमारा, अभी टाइम है 5 मिनट अपने पास। नेक्स्ट क्लास नहीं है बेटा, बहुत सारे बैच ऐड रहते हैं आपके, उसमें 19 बैचेस ऐड हैं आपकी, जो अभी पढ़ रहे हो ना, इसमें टोटल 19 बैच है बेटा, कुछ बैचेस की क्लास होती है, कुछ की नहीं होती है, समझ रहे। और हम जब ऐड करते हैं ना बैच बेटा, 6:30 से मैं ऐड करना शुरू करता हूँ, तो 5 से 6 मिनट तो यही में लग जाते हैं हमारे बैच को ऐड करने में, तो इसलिए तो वो थोड़ा सा 5 मिनट का समय ही लग जाता है बेटा, एक आध बैच वो ना हो जाए, मिस ना हो जाए। और कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी स्लो हो जाता है जब इतने सारे बैच ऐड करते हैं, तो इसलिए तो 1-2 मिनट ज्यादा कई बार ऊपर नीचे हो जाती है चीजें। HPLC 3 में काम करती है क्या, देखो HPLC भी कुछ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन कैंसिल हो गया, क्वेश्चन कैंसिल होता सबको नंबर मिल जाते, कई बार नहीं भी होता बेटा क्वेश्चन, जैसे आज प्रिंसिपल वाला वो नहीं करेगा कैंसिल, कहेगा यार तुम्हें इतना तो आना चाहिए कि पार्टीशन सबसे कॉमन प्रिंसिपल है, ठीक है, पार्टीशन सबसे कॉमन है। देखो क्रोमेटोग्राफी को बहुत ब्रॉड पढ़ाते हैं, पता है हर जगह, पता कैसा पढ़ाया जाएगा तुमको, मैं बता रहा हूँ। ये कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको जनरल का, वो कहेगा आओ भैया तुम्हें गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ाते हैं, तो वो तुमको गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ाएगा, यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। देखो जो मैंने पढ़ा दिया ये 4 क्लास का ही बेटा, कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको, यहाँ से शुरुआत होगी तुम्हारी, तुम्हें पढ़ाएंगे गैस क्रोमेटोग्राफी, पता है तुम कहोगे सर ये तो हम पढ़ चुके पहले ही, हम आप देखोगे यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी, यहाँ टाइप देखो, ये जो इक्वेशन है मैं पहले ही पढ़ा दूंगा तुमको, अभी पढ़ाऊंगा कल की डेट में, ठीक है। ये देखो अभी ये क्वेश्चन आया प्रिंसिपल आप GSC पूछा किसी से, तो आप पे बन जाएगा एड जॉब्सन है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी जो है बहुत सारी चीजें तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप उनको ऑलरेडी तैयार हो, आप क्रोमेटोग्राफी के 70% तैयारी हो चुकी है आपकी, बस अगर कोई बच्चा गैस क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्टर पढ़ लेगा तो काम हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आगे के टॉपिक बहुत इजीली हो जाएंगे, बस आप जनरल अच्छे से पढ़ लो, मैं हमेशा कहता हूँ जनरल जो टॉपिक होते हैं, जनरल डिस्कशन जो अपना है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आगे आपकी समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। और अगर तुमने क्या किया, टॉपिक पढ़ना शुरू किया और एक बेसिक नहीं पढ़ाना तो दिक्कत आती है, ठीक है। ओके, तो सभी के लिए आप थ्योरी बेटा कल पढ़ाएंगे मैं आपको, ठीक है। हाँ, क्रोमेटोग्राफी में कलर के बेसिस पे होता था बेटा TLC में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेथड समझ नहीं आया बेटा, कुछ में इलेक्ट्रोड लगा देते उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है, बट एग्जाम में तो और टफ आता है। देखो बेटा हम हमेशा कहते हैं पढ़ाई उतनी करो जितनी अपने बस की होती है, ज्यादा नहीं करना, हम हर तरीके से पढ़ाते हैं, कम पढ़ने वाले बच्चों को जनरल पढ़ा दिया, जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं टॉपिक भी अपन क्लियर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन को हर सब्जेक्ट में पहले ये सोचना है कि हमें इतना कवर करना है, पहले इतना कर लो, फिर उसके बाद अपन आगे की चीजें करेंगे, ये तरीका होता है, ठीक है। तो सभी के लिए भाई हैव ए नाइस डे, मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी का स्लाइड बेटा बिल्कुल। तो अब आप लोग बढ़िया नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ाएंगे तुमको डिटेक्टर डिटेक्टर, इसको लिखने की कोशिश मत करो बेटा, ये सब पढ़ाएंगे तुमको, हर चीज पढ़ाई जाएगी, पूरी क्रोमेटोग्राफी तुमको पढ़ानी है, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि पूरी क्रोमेटोग्राफी सब तैयार है तुम्हारे, बस तुम बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत सारी चीजें तो तुम खुद कर दोगे, ठीक है। तो ये आप बता, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपको मान लो, तो ये आपका अभी तो ठीक है बन जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ाया मैंने सर, ये अभी पढ़ाया भी नहीं है बहुत सारे, एक बच्चा कह रहा है सर वो पेपर में तो बहुत टफ आता है, बेटा हम इतना डीप पढ़ाते हैं ना कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। मैं लेकिन लेवल बता देता हूँ आपको कि भाई इतना पढ़ो सबसे पहले, फिर ये पढ़ो, ठीक है। ये